स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। देखिए हम लोग इथिक्स देख रहे हैं और इथिक्स का ये सेकंड टॉपिक जो पढ़ रहे हैं, ये सेकंड टॉपिक का आखिरी लेक्चर है। ठीक है, तो आखिरी ये लास्ट लेक्चर है कौन से सेकंड टॉपिक का, जिसमें हम अभिवृत्ति या एटीट्यूड पढ़ रहे हैं। अभिवृत्ति या एटीट्यूड पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस लास्ट लेक्चर के बाद एक डीकेडी आएगा। डीकेडी आएगा, ओवरऑल सेकेंड यूनिट का डीकेडी होगा, जस्ट इसके बाद आएगा। तो आप लोग डीकेडी जरूर देखिएगा। अब फिर सेशन ऐसा रखा जाएगा डीकेडी में, जब कर लेंगे तो फर्स्ट यूनिट के जितने पढ़ा चुके हैं वो सुनेंगे। एक एक टॉपिक कोई भी दे सकते हैं आप लोग को ऑनलाइन में सुनने के लिए। वैसे ही डीकेडी जब कर लेंगे तो सेकेंड टॉपिक का भी आपसे परिभाषा सहित डायमेंशन वगैरह पूछ लेंगे कि क्या मेजर पॉइंट या की पॉइंट क्या लिखेंगे। ठीक है ना, तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा, क्योंकि लगे हाथ हमको सेकेंड ये फोर्थ पेपर खत्म कर देना है। सेकेंड पेपर में हम छोड़ दिए थे, पता नहीं क्यों ऐसा हुआ था, लेकिन उसमें भी टॉपिक अब निर्धारित हो गया, उसको भी फिनिश करेंगे। लेकिन अब सेकेंड के बाद फोर्थ के बाद हम लोग थर्ड पेपर खत्म करेंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं, रीजन बता रहे हैं। रीजन इसलिए बता रहे हैं कि एक तो जो फर्स्ट पेपर है वो हमारा स्टैटिक है, उसमें कोई ज़्यादा बदलाव नहीं आएगा। और फर्स्ट पेपर जब हम लोग पढ़ेंगे ना प्री, तो बहुत सारे प्री के कंसेप्ट वहीं पे क्लियर हो जाएगा फर्स्ट पेपर का। तो प्री जब पढ़ेंगे तो वहीं पे मेंस का भी हम लोग, मतलब मेंस के टारगेट नहीं लेंगे, डायमेंशन तो बाद में देखेंगे, जिसको डीकेडी करके देख लिया जाएगा। लेकिन आधा से सिर्फ सोसाइटी छोड़ दो, सोसाइटी के छोड़ के बाकी सारी चीज़ें आपकी वहीं से पूर्ति हो जाएगी। सोसाइटी सिर्फ छोड़ के सारी चीज़ें वहीं से पूर्ति हो जाएगी प्री से। तो सोसाइटी को लेके कभी भी ध्यान रखना, मतलब टेंशन नहीं लेना। सोसाइटी तो मेरा फेवरेट है, तो सोसाइटी को तो हम ऐसा बताएंगे कि जिंदगी भर नहीं भूलोगे। तो सोसाइटी की बात ये हो गया। और फर्स्ट पेपर तो हम लोग क्या क्या कंप्लीट कर ले रहेंगे, 2 फोर्थ और हमारा थर्ड पेपर कंप्लीट हो गया रहेगा। बचेगा क्या, फर्स्ट पेपर और जो इंक्लूड होगा यूपी प्लस जो भी स्टैट, जो अगर स्टैट आता है तो स्टैट होगा। तो यही विषय हमारा क्या होगा, इंक्लूड होगा। तो इसको हम लोग प्री के बाद भी कवर कर लेंगे, हार्डली 1 मंथ में कर लेंगे। 1 मंथ या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 मंथ, ठीक ना, 1.5 मंथ करेंगे। लेकिन उसमें एक एक टॉपिक, एक एक लेक्चर होगा, साथ में क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करेंगे। तो ये हम लोग का रणनीति है। आप लोग ही स्लो चले, अदरवाइज क्या है ना कि हमको ख़त्म करना था। आप लोग एक एक लेक्चर नहीं देख पा रहे, लड़के तो यहाँ पे 3-3 4-4 लेक्चर एक दिन में देख रहे हैं, पता नहीं। लेकिन हाँ, आप लोग को स्पीड बहुत, आप लोग का स्पीड स्लो है, ठीक है ना। अभी तो थोड़ा सा आप लोग की छुट्टी है तो 2-2 वीडियो डाल रहे हैं। अगर ऐसा ही डाले होते तो अभी तक खत्म हो गया होता। ठीक है, चलिए हम लोग इसके पहले क्या पढ़े थे उसको रिमाइंड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ओवरऑल अगर देखें एक चीज़ कि अभिवृत्ति की डिफिनीशन लिखना है। डिफिनीशन हम किसकी देख रहे हैं, डिफिनीशन हम इसमें एटीट्यूड का देख रहे हैं, ठीक है ना। और एटीट्यूड का देख रहे हैं तो इसमें नैतिक अभिवृत्ति का भी परिभाषा देख लेंगे, वृत्ति का, और राजनीतिक अभिवृत्ति का, एक ही साथ तीनों परिभाषा देख लेंगे, ठीक है ना। तो डिफिनीशन में हम क्या लिखेंगे, किसी व्यक्ति का ये लॉन्ग डिफिनीशन होगा, किसी व्यक्ति का किसी विषय के प्रति किसी कितना हो जाएगा, किसी व्यक्ति का किसी विषय के प्रति व्यक्ति का अवधारणा, सोच, जानकारी, विचारधारा या विचार, एटीसी संज्ञानात्मक पक्ष, पसंद नापसंद की भाव, तथा क्रिया करने की तत्परता, क्रिया करने की तत्परता
यहाँ पसंद और नापसंद की भाव में भावनात्मक पक्ष यहाँ जोड़ लेना, भावनात्मक पक्ष, ठीक है ना। तत्परता, क्रिया करने की तत्परता के समुच्चय को या तंत्र को अभिवृत्ति कहते हैं, अभिवृत्ति कहते हैं। अब जरा सा यही हम लोग रुक जाते हैं, इसी पे डीकेडी कर देंगे। किसी व्यक्ति का किसी विषय के प्रति व्यक्ति का अवधारणा, सोच, जानकारी, विचार, संज्ञानात्मक पक्ष, पसंद या नापसंद की भाव, भावनात्मक पक्ष तथा क्रिया करने की तत्परता के समुच्चय या तंत्र को अभिव्यक्ति कहते हैं। बात यही हो गई। फिर से याद करो, किसी व्यक्ति का किसी विषय के प्रति व्यक्ति का अवधारणा, सोच, जानकारी, विचार, पसंद नापसंद की भाव तथा क्रिया करने की तत्परता के समुच्चय को अभिवृत्ति कहते हैं। बात यहाँ खत्म हो गई अभिवृत्ति की परिभाषा। लेकिन अब हम यहाँ पे किसी विषय की जगह बस हटा देते हैं। अब हम कहें, यहाँ पे कह दें कि किसी व्यक्ति का नैतिक मूल्य, नैतिक निर्णय और नैतिक सिद्धांत, किसी व्यक्ति का नैतिक मूल्य, नैतिक निर्णय, नैतिक सिद्धांत के प्रति, किसी व्यक्ति का नैतिक मूल्य, नैतिक निर्णय, नैतिक सिद्धांत के प्रति व्यक्ति का अवधारणा, सोच, जानकारी, विचार, संज्ञानात्मक पक्ष, पसंद या नापसंद की भाव तथा क्रिया करने की तत्परता के समुच्चय को हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे नैतिक अभिवृत्ति बोलेंगे, नैतिक अभिवृत्ति बोलेंगे, ठीक है ना। तो किसी व्यक्ति का किसी विषय के प्रति, किसी विषय की जगह हम विषय ला दिए, नैतिक मूल, नैतिक निर्णय, नैतिक सिद्धांत, ठीक है। तीन चीजें हम जोड़ देंगे तो नैतिक अभिवृत्ति हो जाएगा। अब राजनीतिक में क्या जोड़ेंगे? राजनीतिक में अब इसी यहीं पे हमें बैठा देना है राजनीति में हमारे क्या मेन पॉइंट आएंगे, ये देखो। राजनीति में मेन पॉइंट क्या आएंगे ये देख लेना हमको। राजनीतिक अभिवृत्ति में राजनीतिक विषय क्या है? विषय तो आपको मालूम होना चाहिए, तो विषय क्या होगा? राजनीतिक सिद्धांत, ठीक है। राजनीतिक सिद्धांत की बात आ गई। विचारधारा को ब्रैकेट में लिखोगे क्या? विचारधारा कैसा हो सकता है? पूंजीवाद हो सकता है, साम्यवाद हो सकता है, साम्यवाद, समाजवाद, ठीक है ना। विचारधारा और राजनीतिक सिद्धांत, विचारधारा, शासन का स्वरूप कैसा हो सकता है? शासन का स्वरूप ब्रैकेट में लिख सकते हो। लोकतंत्र में विश्वास हो सकता है, ठीक है ना। फिर लोकतंत्र, राजतंत्र और धर्मतंत्र हो सकता है, ठीक है ना, शासन का स्वरूप। और चौथा हमारा क्या आएगा विषय के रूप में? मत प्रणाली में क्या क्या यूज कर सकते हैं हम? ईवीएम, मतपत्र, ठीक है, ETC, ठीक है ना, जो यूज करते हैं मत प्रणाली। तो ये राजनीतिक विषय है। अब यहाँ पीछे हम क्या कर देंगे? राजनीतिक विषय कर लेंगे। हमें कुछ नहीं करना है। किसी व्यक्ति का राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक विचारधारा, ठीक है, शासन का स्वरूप तथा मत प्रणाली के प्रति व्यक्ति की अवधारणा, सोच, जानकारी, विचार, पसंद नापसंद की भाव तथा क्रिया करने की तत्परता के समुच्चय को क्या बोलते हैं? अब राजनीतिक अभिवृत्ति बोलते हैं। क्या? राजनीतिक अभिवृत्ति। सिंपल हो गया, एक चीज है बस, हमने वहां पे उठा के रख देना है, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा ना? उठा के रख देना है। राजनीतिक विषय में ये आ जाएगा। नैतिक विषय में क्या आ जाएगा? नैतिक विषय में हमारा, हमने बताया था नहीं कि नैतिक विषय में नैतिक सिद्धांत आ जाएगा, निर्णय आ जाएगा, मूल्य आ जाएगा, ठीक है, या नैतिक मानदंड भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा विषय नैतिक विषय होगा। तो बस विषय की जगह रखो, खेल खत्म। अब दूसरा जरा सा सिंपल सा परिभाषा, हमें बहुत लंबा नहीं लिखना हो, बहुत कम समय है और हमको बस हल्का सा डायरेक्शन देना है, तो क्या करेंगे उसको भी बता दे रहे हैं। हल्का सा डायरेक्शन देने के लिए हम क्या करेंगे? पहला बताएंगे ये कि अभिवृत्ति किसी व्यक्ति के किसी विषय के प्रति संज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं व्यवहारात्मक पक्ष को इंगित करता है।
ठीक है। अभिवृत्ति किसी व्यक्ति के किसी विषय के प्रति संज्ञानात्मक, भावनात्मक और व्यवहारात्मक पक्ष को इंगित करता है। ये भी एक डिफिनेशन हम दे सकते हैं अभिवृत्ति, ठीक है ना। अब हम नैतिक अभिवृत्ति किसी व्यक्ति के नैतिक विषय के बारे में, नैतिक विषय के प्रति संज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं व्यवहारात्मक पक्ष को इंगित करता है। राजनीतिक अभिवृत्ति किसी व्यक्ति के राजनीतिक विषय के प्रति संज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं व्यवहारात्मक पक्ष को इंगित करता है। हो गया तीनों का डेफिनेशन खत्म, ठीक है ना। डेफिनेशन खत्म। अब जरा सा इस बात को, अब जो दूसरा हम क्या ले रहे थे कि विशेषता क्या है अभिवृत्ति की विशेषता क्या है? विशेषता ये है कि किसी विषय के प्रति होता है, ठीक है। दूसरी विशेषता क्या है? दूसरी विशेषता है अर्जित की जाती है। तीसरी विशेषता क्या है? पसंद नापसंद का भाव होता है, नापसंद का भाव, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा कि ये दो तरीके के हो सकते हैं, पॉजिटिव सकारात्मक और नकारात्मक हो सकता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के साथ बता देना है। इसमें अभिवृत्ति प्रत्येक मानव में या मानव में भिन्नता दिखता है, प्रत्येक मानव में अलग अलग होता है, क्योंकि उनकी अर्जित किया जाता है ना, तो सीखा जाता है, तो हर एक का अपना कल्चर होता है, उसके इंसान में देखते हैं तो हर एक मानव क्या होता है, अभिवृत्ति क्या होती है, भिन्न होती है। फिर मानव का देखें तो ये अस्थायी होता है और दीर्घकालिक होता है। फिर विशेषता में हमारा क्या है, तो ये मोटिवेशनल, इसमें गुण पाया जाता है, मोटिवेशनल या अभिप्रेरणा के गुण पाया जाता है, ठीक है ना। ये एम्बीवैलेंस भी होता है, मतलब ये द्वैध वृत्ति, बैलेंस मतलब द्वैध वृत्ति। जैसे बारिश क्या है, बारिश अच्छी लगती है लेकिन भीगना अच्छा नहीं लगता है, तो ये एम्बीवैलेंस नेचर हो गया। तो ये विशेषता हो गया, क्या विषय के प्रति अर्जित की जाती है, पसंद नापसंद, पॉजिटिव नेगेटिव, भिन्नता, अस्थायी, दीर्घकालिक होता है, मोटिवेशनल होता है, एम्बीवैलेंस होता है। और इसी के बाद आप अपनी लैंग्वेज से खेल जाइए, बाकी यही हमको याद रखना विशेषता। तो विशेषता भी हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारा क्या है कि अभिवृत्ति का निर्माण कैसे होता है, ठीक है ना। या अभिवृत्ति का निर्माण कैसे किया जा सकता है, ये भी क्वेश्चन होता है, कैसे होता है, कैसे किया जा सकता है, ये दोनों। तो हमने इसमें पहला बताया सहचार्य में कौन आ जाएगा, जो घनिष्ठ होंगे उनसे। घनिष्ठ में कौन आएगा, परिवार, मित्र मंडली, ठीक है ना, परिवार, मित्र मंडली, संगे संबंधी, ये हो गया। इसमें सहचर्य क्या, शिक्षा में, विद्यालय में भी सहचर्य होता है, विद्यालय में कैसे दोस्त हैं, शिक्षा है, तो ये विद्यालय में भी हो सकता है। दूसरा हमारा क्या आ जाता है इसमें, पुरस्कार और दंड से निर्माण होता है। तो पुरस्कार के प्रति क्या होता है, प्रेम होता है, दंड के प्रति भय होता है। तो ये अभिवृत्ति है, जहां पे पुरस्कार होगा, पुरस्कार क्या करेगा, पुरस्कार प्रोत्साहित करेगा अभिवृत्ति बढ़ाने के लिए, और दंड क्या करेगा, दंड हतोत्साहित करेगा, ठीक। तीसरा हमारा था कि समूह जुड़ाव में क्या है, समूह कितने के ग्रुप पाए जा सकते हैं, तो प्राइमरी प्रकार के होते हैं जो घनिष्ठ वाले होते हैं, सेकेंडरी प्रकार के जो होते हैं जैसे क्लब हो गया, ठीक है, हेल्थ सिस्टम हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ठीक है ना, या रेस्टोरेंट हो गया, ये सारे क्या आएंगे सेकेंडरी में। तीसरी में क्या आता है, संदर्भ ग्रुप। तो प्राइमरी में घनिष्ठ हैं जैसे परिवार हो गया, मित्र मंडली हो गया, ये सब प्राइमरी हैं। समूह आते हैं सेकेंडरी समूह में, क्लब होता है, हेल्थ होता है, रेस्टोरेंट होता है। संदर्भ ग्रुप में जिसको हम आइडल मानते हैं या रोल मानते हैं, रोल, ठीक है ना, तो आइडल रोल मानते हैं, उसको हम लेके करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है कि सूचना प्रचार, सूचना एवं प्रचार के माध्यम से भी अभिवृत्ति होता है। ये हमारा कौन सा नंबर है, चौथा। सूचना और प्रचार के माध्यम से भी होता है, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल में भ्रूण हत्या के बारे में सूचना देना, जागो ग्राहक जागो, ठीक है ना। पांचवा में हमारा क्या है कि पुस्तक
एवं महान व्यक्तित्व के बारे में पढ़ के भी हम जानकारी ले सकते हैं। जैसे महात्मा गांधी के बारे में पढ़ना, ठीक है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ना, विवेकानंद के बारे में पढ़ना, जवाहरलाल नेहरू के बारे में पढ़ना, जातक कथाएं पढ़ना, etc, पंचतंत्र पढ़ना etc। छठवां हमारा क्या है कि कोई भी प्रतिरूपण के रूप में, प्रतिरूपण का मतलब ऑब्जर्वेशन में देख के, जैसे सचिन तेंदुलकर की बैटिंग देख के वैसे ही बैटिंग करना, जैसे सहवाग करता है सचिन की कॉपी में चौका वैसे ही मारता था, ठीक है ना। तो ऑब्जर्वेशन करके करना, जैसे रोलेक्स घड़ी पहनना, रोलेक्स की बात हो जाए, जैसे एडिडास के जूता पहनना, प्रतिरूपण करना, ऑब्जर्वेशन के हिसाब से करना। कोई भी कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है, ये तो हमने पहनावा के लिया और खेल के लिए, कोई भी ले सकते हो एग्जाम में। सांस्कृतिक मानक में क्या, सांस्कृतिक मानक में हम क्या कर सकते हैं कि खाप पंचायत को एग्जांपल ले सकते हैं। खाप पंचायत, अगर समाज के जहाँ पे खाप पंचायत है वहाँ के समाज के खिलाफ जाओगे तो खाप पंचायत क्या करते हैं, निर्णय सुनाती। तो इस खाप पंचायत के अगेंस्ट में कोई नहीं जा सकता है, अर्थात अपनी समाज की संस्कृति को अवहेलना नहीं कर सकते, उल्लंघन नहीं कर सकते। आठवां हमारा क्या है कि नई पहल कर लो, नई पहल जैसे नॉक द डोर, ठीक है। नई पहल में शासन आपके द्वार, ठीक है। नौवां हमारा क्या है, नौवां हमारा है कि कोई व्यक्तित्व भी हो सकता है, व्यक्तित्व भी निर्माण के कारण में व्यक्तित्व कारक भी हो सकता है। जैसे कि एटीट्यूड में जैसा व्यक्तित्व होगा वैसा अभिव्यक्ति होगा, और उसके संपर्क में आएगा कोई तो वो हो सकता है। दसवां हमारा तात्कालिक अनुभव होगा। क्या, हम कहीं बाहर के पानी पी रहे थे और बाहर के पानी से हमको टाइफाइड हो गया, और बाहर के पानी हम खूब पीते थे, टाइफाइड हो गया, और हम फिर क्या किए कि वो तात्कालिक अनुभव हुआ, फीवर हुआ, बहुत कष्ट उठाया और फिर हमने क्या किया कि ये बात ही हमारी अभिवृत्ति थी, बाहर कहीं भी जाके पानी पी लेना। अब बहुत सोच समझ के और बॉटल कहीं भी नहीं पीते हैं, तो अभिवृत्ति में चेंज हो गया। या जैसे कि हमने टिकट की बात कहा था पीछे एग्जाम्पल में। तो ये 10 तरीके के हमने बता दिया। तो देखो आप फिर से चलते हैं कि अभिवृत्ति के निर्माण कैसे होता है। तो ये सारे हमने बोला, साहचर्य, पुरस्कार और दंड के माध्यम से, समूह जुड़ाव के माध्यम से, फिर सूचना और प्रचार के माध्यम से, सबका एग्जाम्पल दिए, पुस्तक और महान व्यक्तित्व के माध्यम से, प्रतिरूपण के माध्यम से, सांस्कृतिक मानक के रूप में, नई पहल के रूप में, और व्यक्तित्व से, तात्कालिक अनुभव से हमारा अभिवृत्ति का निर्माण हो सकता है, ठीक है ना। अगर किसी के कहें कि अभिवृत्ति के विकास कैसे होता है, निर्माण कैसे होता है, विकास कैसे होता है, तो यही आंसर होगा, ठीक है। अगर कहें कि परिवर्तन करना है, अभिवृत्ति में किसी की परिवर्तन करना है, अभिवृत्ति का परिवर्तन कैसे कर सकते हैं, तो साहचर्य क्या हो, उचित देखो तो अभिवृत्ति में होगा। जैसे कि वो हिंसक ग्रुप का है कोई और हिंसा बहुत करता है, तो उसका साहचर्य किससे करा दो, अहिंसक ग्रुप से करा दो। जैसे एग्जाम्पल है अंगुली माल वाला है, ठीक है ना, हिंसक था, लेकिन गौतम बुद्ध के साहचर्य में आके वो कैसा हो गया, अहिंसक हो गया। पुरस्कार और दंड के माध्यम से एग्जाम्पल दे दो कि कैसे हम परिवर्तन कर सकते हैं। पुरस्कार देके अच्छे कर्मों को, उसको अच्छे उचित कर्म करवाएंगे, और हमने जब उचित कर्म करवाएंगे तो समझो कि अभिवृत्ति बनेगी, क्योंकि हमने बता रखा है कि उचित कर्म करने के अभ्यास से क्या होगा, अभ्यास से हमारा क्या होगा, आदत बनता है, और आदत से क्या बनता है, आदत से हमारा चरित्र बनता है, और चरित्र क्या होता है, सच्चरित्र होता है, और आदत के पास ही जुड़ जाता है अभिवृत्ति, ठीक है ना। तो उचित कर्म करेगा तो उसकी आदत जो बनेगी वो कैसे होगी, अभिवृत्ति कहलाएगी। और अभिवृत्ति उचित कर्म करवा दो तो उचित कर्म पुरस्कार के माध्यम से प्रोत्साहित कर सकते हैं, दंड के माध्यम से, तमाम एग्जाम्पल मिल सकते हैं। समूह जुड़ाव के साथ परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे समूह जुड़ाव के साथ परिवर्तन क्या कर सकते हैं कि घनिष्ठ
परिवार में सामाजिकरण को करके क्लब और हेल्थ में ज़्यादा है तो वहाँ से भी अच्छे अच्छे लोगों से गुण सीख के कर सकते हैं। संदर्भ ग्रुप को उसको डिसाइड करवाना, उसको मनोनयन करना कि हाँ भाई ये देखो बहुत अच्छे हैं, तो वो करके परिवर्तन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या, सूचना और प्रचार का करके हम उसका कर सकते हैं। जैसे भ्रूण हत्या ही करने में माहिर है बंदा, तो उसको जागृत करते हैं, जागो ग्राहक जागो करके हम परिवर्तन कर सकते हैं उसके अभिवृत्ति में। पुस्तक और महान व्यक्तित्व को पढ़ा के, जैसे महात्मा गांधी, विवेकानंद, जातक कथाएं, पंचतंत्र आदि को करा सकते हैं। प्रतिरूपण के रूप में भी करा सकते हैं। जैसे प्रतिरूपण में जैसे कि हम क्या कर दें कि कोई ऐसा है गांधी जी की प्रतिरूपण ऑब्जर्वेशन दे के, या जो अच्छे अच्छे नैतिक विचारक हैं उनका प्रतिरूपण करा के करा सकते हैं, नैतिक विचार ला सकते हैं। सांस्कृतिक मानक क्या ले सकते हैं, सांस्कृतिक जो आज समाज में संस्कृति, जिसकी सांस्कृतिक बहुत प्रगतिशील मूल्यों से युक्त है, उनके सांस्कृतिक मानक के रूप में निर्धारित करके और उसको दिखा सकते हैं, तो परिवर्तन हो सकता है। नई पहल ला के उसकी अभिवृत्ति में परिवर्तन ला सकते हैं। तो हम सीधी बात है कि एक चीज पढ़ें और सारी चीजें सॉल्व हो गए। क्या कि विकास कैसे होता है, निर्माण कैसे होता है। तो हम सीधी बात है कि यहाँ पे लिखें अभिवृत्ति का निर्माण कैसे, निर्माण, विकास या परिवर्तन में यही चीजें आएंगी। ठीक है ना। अब कहानी एक ही चीज से खत्म हो गई। अब ये बात यहाँ पे खत्म हो गया पहले लेक्चर का, जो मोटा मोटा डिफरेंस तो डीकेडी में भी कर देंगे, हो जाएगा। अब जरा सा अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। ये तो स्टार्ट हो जाएगा, कोई परेशान ना हो, आज लिमिट में ही होगा क्योंकि ये बहुत कम लेक्चर है। नेक्स्ट हमारा क्या है, अभिवृत्ति का प्रकार या फंक्शन। अभिवृत्ति का फंक्शन क्या है, तो अभिवृत्ति का फंक्शन हमने 4 प्रकार के बोलना है, डेनियल डोज के बारे में बोल देना है। और प्रकार कैसा होगा, तो ज्ञान प्रकार का होगा, ज्ञान प्रकार। दूसरा क्या है हमारा, अनुकूलन प्रकार है। तीसरा हमारा क्या है, तो मूल्य अभिव्यक्ति प्रकार। और चौथा प्रकार है क्या, अहम रक्षार्थ प्रकार। ये है ज्ञान प्रकार का। में एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल जैसा हमारा ज्ञान होगा, ज्ञान प्रकार का मतलब कि देखो ये फंक्शन की बात हो रही है, फंक्शन मतलब अभिवृत्ति का प्रकार ही होता है। तो ज्ञान का प्रकार होगा संज्ञानात्मक पे, मतलब हम ज्ञान को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, ज्ञान को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। अब यहाँ डीकेडी है ना कि ज्ञान प्रकार है, तो ज्ञान प्रकार का मतलब कि नॉलेज फंक्शन के अभिवृत्ति का प्रकार क्या है, तो नॉलेज का हम कर सकते हैं मूल्यांकन करने में, विश्लेषण करने में, ठीक है, उचित अनुचित का निर्धारण करने में, उचित या अनुचित करने का निर्धारण करने में, और क्या कर सकते हैं, निर्णय लेने में हम कर सकते हैं। ज्ञान प्रकार है, यही है ना भाई ज्ञान। इसके ज्ञान से संज्ञानात्मक पक्ष है, तो संज्ञानात्मक पक्ष का क्या मतलब, आप जानकारी से लेके करोगे क्या, जानकारी के लेने का मतलब है कि आप कोई निर्णय ले रहे हो तो उस जानकारी का यूज करें। जैसे कि हमें मालूम है कि ये पंडित जी हैं, ठीक है ना, और ये हमेशा तिलक लगाए रहते हैं, ठीक है, तिलक लगाए रहते हैं, तो हमें ये ज्ञान है ना कि तिलक किसको होता है, हिंदू में होता है, ठीक है ना। तो ये निर्णय हम ले सकते हैं इस पे कि हाँ भाई ये हिंदू है, ज्ञान के आधार पे। तो ज्ञान का कार्य ही क्या है, प्रकार ही है ये हम। और उसके बाद कोई भी एग्जांपल दे दो, ठीक है ना, इससे रिलेटेड बात समझ में आ रहा ना। दूसरा क्या, अनुकूलन प्रकार। अनुकूलन का प्रकार का मतलब क्या कि अगर जो चीज हमारे लक्ष्य के प्रति, लक्ष्य को प्राप्त करने में हमें क्या मदद करे तो हम उसको पसंद करते हैं, और जो लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारा कुछ भी लक्ष्य उद्देश्य होगा प्राप्त करने में मदद नहीं करते हैं तो उनको नापसंद करते हैं और उसको हम बाहर फेंक देते हैं। यही अनुकूलन प्रकार है, ठीक है। मूल्य अभिव्यक्ति, तो देखो अभिवृत्ति को बनाने के लिए क्या होता है, अभिवृत्ति किससे बनता है, अभिवृत्ति की बात करें तो मूल्य ही आधार होते हैं, मूल्य के द्वारा ही होगा। अगर सही मूल्य दिया गया तो पॉजिटिव सकारात्मक मूल्य होगा, अगर खराब मूल्य दिया तो नकारात्मक अभिवृत्ति होगा। तो मूल्य अभिव्यक्ति जैसा आदमी होगा उस तरह के रिप्रेजेंट करेगा, अपनी मूल्यों को क्या करेगा, मूल्यों को अभिव्यक्त करेगा। अगर सकारात्मक होगा तो अच्छे मूल्यों को, अच्छी अभिवृत्ति मतलब सकारात्मक मूल्य होगा तो उसकी अभिवृत्ति कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, सकारात्मक होगी, ठीक है। मूल्यों को क्या करेगा, अभिव्यक्त करेगा, जिस चीज से बना है उसी को दिखाएगा। अहम रक्षार्थ प्रकार मतलब अपना दोष किसी दूसरे पर मढ़ देना, अपना दोष किसी दूसरे पर मढ़ देना,
मढ़ देना या डाल देना। ठीक है, यही है, यही 4 प्रकार के हमने बताए थे और 4 प्रकार को हमने बड़े संक्षेप में देख लिया। हमको समझना क्या है कि इस चीज़ को जो हमने बेसिक पकड़ा है उसको पकड़ना है। लिखने के तमाम संभावनाएं हो सकते हैं, ठीक है, प्रकार भी हो गया। अब जरा सा देखते हैं और क्या टॉपिक है इसके बाद। नेक्स्ट हमारा क्या है एग्जाम्पल में कि विचार 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 व्यवहार एवं अभिवृद्धि में संबंध, अभिवृद्धि में संबंध। जनरली ये देखा जाता है कि जैसा अभिवृद्धि होता है, अभिवृद्धि जैसा होता है, एटीट्यूड जैसा होता है, उसी तरह का वो व्यवहार करता है। ठीक है ना। अब जरा सा यहाँ पे डायग्राम देख लेते हैं, जरा सा इसको फ्लो चार्ट में देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि विचार जैसा होगा, विचार के द्वारा संचालन किसका होता है, संचालन विचार के द्वारा संचालन किया जाता है। अभिवृद्धि का संचालन किसके द्वारा किया जाता है, अभिवृद्धि का संचालन विचार द्वारा किया जाता है, उल्टा बना दिया। अभिवृद्धि का संचालन किसके द्वारा किया जाता है, ये विचार के द्वारा होता है। ठीक है ना, ठीक। और अभिवृद्धि नियंत्रण किसका करता है, तो व्यवहार पे नियंत्रण करता है। अभिवृद्धि है तो देखो विचार का प्रभाव पड़ता है किस पे, अभिवृद्धि पे। विचार की प्रभाव करता है अभिवृद्धि पे और उस अभिवृद्धि के द्वारा ही व्यवहार पे नियंत्रण होता है। तो जनरली जैसा हमारा अभिवृद्धि होता है वैसा ही हम व्यवहार करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थिति जन्य कारक आ जाते हैं जिसमें हमें क्या होता है ना कि हमारा अभिवृद्धि कुछ और होता है, अभिवृद्धि कुछ और व्यवहार कुछ और होता है। मतलब हमारे आंतरिक और बाह्य कारक में दोनों में डिफरेंस आ जाता है। अभिवृद्धि हमारा कुछ और होता है, व्यवहार कुछ और करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए बोले कि हमें ज्ञान है कि सिगरेट पीना क्या है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है। और ये हमें ज्ञान भी है, हम उसको नापसंद भी करते हैं। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी रहती हैं उसके पास कि वो सिगरेट पीने लगता है। ठीक है ना, व्यवहार कुछ और हो जाता है उसका। व्यवहार तो नहीं पीना चाहिए था लेकिन ऐसा हो सकता है। तो किन किन कारणों में अभिवृद्धि कुछ और व्यवहार कुछ और आता है, तो अभिवृद्धि कुछ और व्यवहार कुछ और, तो किन परिस्थितियां में आता है, तो परिस्थितियां ये ऐसी हो सकती हैं। पहले कि सामाजिक दबाव में जैसे विवाह आप किसी धर्म में करना चाह रहे हैं, किसी दूसरे जाति में करना चाह रहे हैं, लेकिन सामाजिक दबाव के कारण अपनी ही जाति और धर्म में कर रहे हैं। दूसरा क्या कि बाध्यता जैसे कूड़ेदान में कूड़ा डालना, जबकि आपका नेचर कैसा था, कूड़ेदान में कभी नहीं डालते थे। पुस्तकालय में पुस्तक सही से रखना, जबकि आपका नेचर क्या था कि घर में अपने पुस्तक फैलाए पड़े थे, बाध्यता के अनुसार। ठीक है ना, परिस्थिति आपने अभिवृद्धि के अनुरूप नहीं काम कर रहा है यहाँ पे। फिर सामर्थ्य नहीं है, जैसे कि सामने उसका बहुत जन या सेवा या बहुत अच्छा काम करता है, किसी को हमेशा मदद करता रहता है, लेकिन कोई डूब रहा हो और तैरना नहीं जानता, तैराक नहीं हो, तो फिर वो अपने अभिवृद्धि के खिलाफ काम करेगा, जबकि वो मदद हमेशा करता है। ठीक है ना। विकल्प की बात करें तो अगर विकल्प ही नहीं होता है, जैसे कि ये बात कहे ना कि विकल्प ना हो, जैसे परिवार के किडनैप पे, ठीक है, परिवार के किडनैप पे ऐसा स्थिति है कि उसके पास कोई पुलिस नहीं है, आतंकवादी करता है तो आतंकवादी का मर्डर कर देना परिस्थिति जन्य है। विकल्प वहां पे कोई नहीं है, विकल्प नहीं होने की उपस्थिति में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या, आवश्यकता अनुरूप हो सकता है हम खून देना पसंद नहीं करते हैं, डोनेट करना कभी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन उसके खास मित्र का अगर खून जरूरत है तो हम क्या करेंगे, खून दे सकते हैं। ठीक ना, एग्जाम्पल के साथ बता रहे हैं। तो सामाजिक दबाव, बाध्यता, सामर्थ्य, विकल्प नहीं है, आवश्यकता के अनुरूप, ये हमारा हो सकता है ना। तो हमने कहा कि परिस्थिति जन्य ऐसा हो सकता है कि अभिवृद्धि कुछ और व्यवहार कुछ और हो सकता है, लेकिन हमें
क्वेश्चन है कि विसंगति नहीं हो, विसंगति नहीं, ये तो विसंगति का परिणाम है ना। अभिवृत्ति और व्यवहार में विसंगति देखने को मिल रहा है, अभिवृत्ति और व्यवहार में विसंगति देखने को मिल रहा है। हमने कहा कि अभिवृत्ति और व्यवहार में संगति हो जैसा अभिवृत्ति हो वैसा ही क्या हो, उसका व्यवहार हो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमने इसमें बोला कि 4 चीजें बताई इसमें। एक तो बताया कि व्यवहार से अनुरूपता हो, व्यवहार से अनुरूपता। दूसरा हमने कहा प्रत्यक्ष प्रभाव, प्रत्यक्ष अनुभव या अनुभव हो सकता है, प्रत्यक्ष अनुभव। तीसरा हमने बताया, तीसरा हमारा क्या है, पहुंच योग्यता, पहुंच योग्यता और योग्यता। चौथा क्या है, बौद्धिक प्रक्रिया, बौद्धिक प्रक्रिया। इन्हीं में संगति होने के लिए क्या हो सकता है, व्यवहार से अनुरूपता में क्या, कि जितना ज्यादा अभिवृत्ति क्या होगी, दृढ़ होगा या इंटेंसिटी या गहनता बहुत ज्यादा होगा। ये स्वाभाविक सी बात है कि जितना दृढ़ होगा, गहन होगा उसकी अभिवृत्ति, जितना मजबूत होगा वो अपने आप उसका व्यवहार उसके अकॉर्डिंग होने लगेगा, अपने आप व्यवहार होने लगेगा। तो हमें कभी भी संगति बैठानी है तो क्या करना है कि अभिवृत्ति को और गहन करना है और उसको प्रैक्टिस करके, अभ्यास करके गहन करना है, दृढ़ करना है और उसके अनुरूप क्या होने लगेगा, व्यवहार होने लगेगा। दूसरा है कि प्रत्यक्ष अनुभव। प्रत्यक्ष अनुभव हमारा जैसा होगा कि अगर हम सकारात्मक अनुभव करेंगे किसी चीज का, रिजल्ट का, तो हमारा क्या होगा, सकारात्मक अभिवृत्ति विकास होगी, सकारात्मक होगी, ठीक है ना। अगर नकारात्मक अनुभव करेंगे तो नकारात्मक होगी। मतलब हम लोग जो बोलते हैं कि थिंक पॉजिटिव तो होए पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव तो होए पॉजिटिव, है ना। तो पॉजिटिव सोच क्यों ये हम लोग बोलते हैं कि जैसे प्रत्यक्ष अनुभव है, अगर आप सकारात्मक अनुभव करते हो तो सकारात्मक अभिवृत्ति की बात करोगे, प्रत्यक्ष अनुभव होगा। पहुंच की योग्यता, पहुंच की योग्यता में क्या कि जैसा हमारा रिजल्ट आएगा, मान लो कि हमारी अभिवृत्ति है बहुत अच्छे से पढ़ने की, लेकिन रिजल्ट मतलब किताब बहुत अच्छे से पढ़ना, लेकिन हम रिजल्ट हमारा क्या हो रहा है, नेगेटिव आ रहा है। रिजल्ट हमेशा परिणाम क्या करेगा, परिणाम हमेशा प्रोत्साहित करता रहेगा, ठीक है ना। अगर अच्छा रिजल्ट आ रहा है तो पहुंच वहां तक पहुंच रही है, योग्यता, जो योग्यता है हमारी, उस योग्यता के अनुसार हमें रिजल्ट मिल रहा है तो हम प्रोत्साहित रहेंगे, कभी अपना व्यवहार नहीं छोड़ेंगे। तो संगति बैठाने के लिए ये भी काम होगा। बौद्धिक प्रक्रिया जैसे हम किसी की बौद्धिक मूल्यांकन कर रहे हैं या निर्णय कर रहे हैं और हमें लग रहा है कि ये मूल्यांकन और निर्णय सही है और उनका रिजल्ट भी पॉजिटिव आ रहा है, जैसा हमने सोचा था कि वो दुष्ट आदमी है ए, तो वो दुष्ट ही निकला। तो हम इस पे बौद्धिक प्रक्रिया पे अपने क्या करेंगे, विश्वास रखेंगे और अपनी बौद्धिक प्रक्रिया को संचालित करते रहेंगे। तो बौद्धिक हमेशा क्या करेगा, व्यवहार को नियंत्रित करेगा, तो संगति हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये 4 प्रकार के हैं, व्यवहार के प्रति अनुरूपता, प्रत्यक्ष अनुभव, पहुंच योग्यता, बौद्धिक प्रक्रिया। ये हमारा ये हुआ। अब जरा सा एक टॉपिक वो हो गया नैतिक अभिवृत्ति, जो हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से, डीकेडी करना है इस पे। राजनीतिक अभिवृत्ति परिभाषा तो हमने पहले बता दिया, अभिवृत्ति इसमें डीकेडी क्या करना है कि नैतिक अभिवृत्ति की पतन क्यों हो रहा है, पहली बात ये सोचना है आप लोग को, पतन क्यों हो रहा है, समाधान कैसे किया जा सकता है, ठीक है ना। नैतिक अभिवृत्ति का रोल क्या है, किसमें, एडमिनिस्ट्रेशन में, यही सेम चीज यहाँ पे होगा। और राष्ट्र निर्माण में भी जोड़ लो, राष्ट्र निर्माण या समाज निर्माण में, जैसा भी हो जोड़ लो। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। तो ये डीकेडी के लिए पार्ट छोड़ रहे हैं, जो इसके बाद लास्ट आएगा और उसमें जो ये चीजें हैं गुण विषय वो बताएंगे, ठीक है ना। ऑलमोस्ट रिविजन हो गया हमारा, सब कुछ हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्या, अभिवृत्ति का सामाजिक प्रभाव, सोशल इन्फ्लुएंस ऑफ एटीट्यूड। अभिवृत्ति का सामाजिक प्रभाव क्या पड़ता है, सॉरी डिस्टर्ब हो गए थे, हम लोग कहाँ पे थे कि अभिवृत्ति का सामाजिक प्रभाव, सोशल इन्फ्लुएंस ऑफ एटीट्यूड। देखो इसको समझते हैं बड़े सिंपल से कि जब भी समाज की बात होगा, इस कंसेप्ट को पहले भी बता रखे हैं, समाज की बात होगा, ठीक है ना। तो ये एक तरफ समाज है और दूसरी तरफ हम हैं या कोई व्यक्ति है, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डालते हैं। समाज डालेगा व्यक्ति के ऊपर और व्यक्ति भी क्या करते हैं, समाज पे प्रभाव डालता है, दोनों, ठीक है ना। समाज का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर भी पड़ता है, व्यक्ति के ऊपर, व्यक्ति का भी समाज के ऊपर प्रभाव पड़ता है।
ऊपर वाला क्या है, समाज व्यक्ति के ऊपर प्रभाव डालता है, मेड का कहना है, और व्यक्ति का समाज पे प्रभाव पड़ता है, ये बेनेडिक्ट रूथ का कहना है, जो हमने पहले आप लोगों को बता रखा है। तो ये बात समझ में आया कि समाज और व्यक्ति एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। तो यही बात है कि व्यक्ति के पास क्या होगा, अभिवृत्ति होगा, और समाज भी किससे बना है, व्यक्ति से बना है। ठीक है, तो व्यक्ति की अभिवृत्ति का सामाजिक प्रभाव तो होगा ही, व्यक्ति की अभिवृत्ति का सामाजिक प्रभाव होगा, और समाज, अब इसको समझते हैं जरा सा, एक चीज को देखो, सामाजिक प्रभाव है क्या, सामाजिक प्रभाव है क्या। तो सामाजिक प्रभाव कभी भी कहेंगे ये एक क्या है, प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया है। ठीक है ना, सामाजिक प्रभाव क्या है, एक प्रक्रिया है। ठीक है ना, इसमें किसी व्यक्ति का या ये भी कहें कि समूह का, किसी व्यक्ति हो सकता है, क्योंकि हमने बताया ना समाज, और समाज क्या है, समूह है, व्यक्तियों का समूह है, और यहाँ व्यक्ति, तो किसी व्यक्ति का या समूह का व्यवहार और अभिवृत्ति, व्यवहार और अभिवृत्ति दूसरे के उपस्थिति में प्रभावित होते हैं। ठीक है ना, मतलब कि सामाजिक प्रभाव वह प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति या समूह का व्यवहार या अभिवृत्ति दूसरे की उपस्थिति में क्या होता है, प्रभावित होता है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल समझ लेना कि सामाजिक प्रभाव वह है, प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति का या समूह का व्यवहार या अभिवृत्ति दूसरे की उपस्थिति पे क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। ये बात समझ गए। अब जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे व्यक्ति पे परिवार का प्रभाव पड़ता है, ठीक है, शिक्षक का प्रभाव पड़ता है, मित्र का पड़ता है, मीडिया का पड़ता है, तमाम प्रभाव पड़ते हैं। ठीक ना, व्यक्तियों पे परिवार का प्रभाव पड़ेगा, ठीक, शिक्षक का पड़ेगा, मित्र मंडली का पड़ेगा, फिर मीडिया का पड़ेगा। ठीक, तो सामाजिक प्रभाव वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति या समूह का कार्य या व्यवहार, अभिवृत्तियां दूसरे की उपस्थिति या व्यवहार से प्रभावित होते हैं। दूसरे की उपस्थिति हो या व्यवहार हो, उससे प्रभावित होते हैं। जैसे एक आदमी, व्यक्ति परिवार से प्रभावित होता है, वैसे वर्षा परिवार से व्यक्ति भी प्रभावित होता है और व्यक्ति से परिवार भी प्रभावित होता है। शिक्षा, वैसे ही शिक्षक से भी स्टूडेंट प्रभावित होता है, स्टूडेंट से कभी कभी शिक्षक भी प्रभावित हो जाते हैं, मित्र मंडली होता है, ऐसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ठीक है ना, तो अब जरा सा ये बात समझ में आ गया होगा, आपको क्लियर कट बात समझ में आया होगा कि सामाजिक प्रभाव होता क्या है। तो सामाजिक प्रभाव एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति का व्यवहार या अभिवृत्ति दूसरे की उपस्थिति या व्यवहार से क्या होता है, प्रभावित होता है। या हम ये भी कहें कि किसी व्यक्ति का, अब इसको थोड़ा सा यहीं पे लिख रहे हैं, हम ये कहें किसी व्यक्ति का या समूह का, जो भी बात करें समूह का, किसी व्यक्ति या समूह का व्यवहार एवं अभिवृत्ति दूसरे के माध्यम से परिवर्तित किया जाता है, वो होता है सामाजिक प्रभाव। तो सामाजिक प्रभाव वो प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति का व्यवहार और अभिवृत्ति दूसरे के माध्यम से या दूसरे की उपस्थिति हो या व्यवहार के माध्यम से परिवर्तित किया जाता है, वो सामाजिक प्रभाव कहलाता है। सामाजिक प्रभाव एग्जाम्पल क्या, परिवार, शिक्षक, मित्र, etc। ठीक है ना, ये बात हमको समझ में आया। तो सामाजिक प्रभाव के प्रकार कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस कितने हो सकते हैं। तो एक हो सकता है अनुपालन, दूसरा आत्मसातीकरण, इंटरनलाइजेशन
दूसरा अनुरूपता कन्फर्मिटी और प्रतिरोधिता रिएक्टेंस और आज्ञाकारिता ओबीडियंस। अब अभी लग रहा होगा ना कि ये क्या किस चीज़ का नाम है इतना, जब इसको समझ जाओगे ना तो इंटरेस्ट भी आने लगेगा कि क्या है, सामाजिक प्रभाव के प्रकार क्या होते हैं। तो अब देखो कंप्लायंस अनुपालन या कंप्लायंस होता है, दूसरा आत्मसातीकरण होता है, अनुरूपता होता है, प्रतिरोधिता होता है, आज्ञाकारिता है। ये चीजें याद रखनी है आपको, यही मेहनत है, लेकिन अंदर लिखने में मेहनत नहीं है। जरा सा देखो क्या अनुपालन की बात करें या कंप्लायंस की बात करें, ठीक है ना। जैसे कि कंप्लायंस का मतलब क्या, कि किसी को सुझाव देना, अनुरोध करना, ठीक है, किसी को सुझाव देके या अनुरोध करके उसकी अभिवृत्ति क्या कर देना, या व्यवहार बदल देना, ये है अनुरोध कंप्लायंस। कंप्लायंस का मतलब कि जब व्यक्ति अन्यों द्वारा दिए गए सुझाव अनुरोध के अनुरूप उनके प्रभाव में आकर एक विशिष्ट तरीके से कार्य करता है। तो सुझाव या अनुरोध के द्वारा किसी की व्यवहार को क्या कर देना, बदल देना, ऐसा ही इसको कंप्लायंस बोला जाता है, ठीक है। और ऐसा कब होता है, तब होता है जब किसी सामाजिक समूह का मानक उपस्थिति नहीं हो या प्रभावी ना हो। अनुपालन या कंप्लायंस क्या होगा, जब कोई ऐसा मानक ना हो तब की बात होती है, ठीक है। अब इसके ऊपर भी एग्जांपल देखेंगे। ठंड बहुत पड़ रही है, आप लोग बच के रहना भाई, ठीक है। तो हम लोग अनुपालन की बात कर रहे थे कि अनुपालन क्या है। अनुपालन का मतलब कि अनुरोध करना, आग्रह करना, ठीक है ना। किसी को व्यक्ति के द्वारा आग्रह करके अनुरोध करके, ठीक है ना, अनुरोध करके कार्य करवाना या व्यवहार में परिवर्तन करना, व्यवहार में। जैसे एग्जाम्पल ले ले तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कोविड फैला था, तो कोविड-19 के समय में ये कंप्लायंस या अनुपालन करवाया गया था सामाजिक दूरी बनवा के 2 फीट दूर रहना है, ठीक है ना, सामाजिक दूरी बनवाना, ये कंप्लायंस किया गया था, आग्रह किया गया था, अनुरोध किया गया। किसके द्वारा, ये जितने भी एक्टर के लिए भी है, ठीक है ना। कोविड से बचना है, दूर तो 2 फुट की दूरी रखना है, सामाजिक दूरी की बात कर रहे थे, तो सामाजिक दूरी की बात आग्रह किए, अनुरोध किए, और उसके बाद व्यवहार में परिवर्तन कर लिए कि लोग क्या हो रहे थे, लाइन में भी खड़े हो रहे थे तो 2-2 फीट की दूरी पे खड़े हो रहे थे, सामाजिक। तो ये अनुपालन के माध्यम से हमने क्या किया, उसके व्यवहार में परिवर्तन कर दिया। जैसे कि एक और एग्जाम्पल ले लें कि महात्मा गांधी ने या छोड़ो उनकी बात, छोड़ो महात्मा गांधी की तो हर जगह एग्जाम्पल आएगा आगे। सुभाष चंद्र बोस ने क्या बोला, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। इन्होंने क्या कहा था, नारा दिया था, आग्रह किया था इन नारा के माध्यम से कि तुम मुझे खून दोगे तो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और लोग, यही कारण है कि सुभाष चंद्र बोस के जो आर्मी फोर्स थे उसमें भयंकर भीड़ आई या बहुत लोग इसमें शामिल हुए, ठीक है ना, व्यवहार में आ गए, हिंसक व्यवहार में आ गए, चाहे जो भी, ये भी दे सकते हो, महात्मा गांधी की भी दे सकते हो। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन में आह्वान किया था कि जो लोग हैं अगर ऑफिस छोड़ना है तो ऑफिस छोड़ दें, ठीक है ना, विद्यालय छोड़ दें, ठीक है, सरकारी नौकरी है तो सरकारी नौकरी छोड़ दें इत्यादि के बारे में बोला था। तो लोग मान के वो उनके आंदोलन में उन्होंने आग्रह किया और मान के वो छोड़ भी दिए थे। तो ये अनुपालन किए थे, कंप्लायंस किए थे, ठीक है ना। तो किसी के अनुरोध, सीधी बात है, एक लाइन में लिखें और ये एग्जाम्पल आप लोग लिख लेंगे। देखिए अनुपालन का मतलब क्या, कि किसी के अनुरोध या आग्रह करके या सुझाव देकर क्या करें, किसी का व्यवहार बदल दे, ठीक है ना, बदल दें। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, सामाजिक दूरी कोविड के समय, जैसे एलपीजी का सब्सिडी योजना छोड़ने की पहल योजना जो आई थी, पहल योजना, ठीक है ना, सब्सिडी छोड़ने के लिए। तो ये सारी चीजें अनुपालन के लिए हो गया, ठीक है, आप समझ में आ रहा होगा। दूसरा, जैसे ये एग्जाम्पल में दिया गया है कि आपदा क्षेत्र में राहत और प्रबंधन कार्य सुचारू रूप से संचालन करने के लिए लोगों से ये अनुरोध किया जाता है कि वो क्रम से पंक्तिबद्ध आए और राहत सामग्री
वितरण ठीक तरीके से हो पाए, तो लोग उसका क्या करने लगते हैं, अनुपालन करने लगते हैं, क्रम से आते हैं, पंक्तिबद्ध आते हैं। ये भी एक लिख सकते हो। किसी गाड़ी के दुर्घटना होने के उपरांत सड़क जाम से छुटकारा पाने के लिए यातायात पुलिस लोगों से यह अनुरोध करती है कि वह गलत दिशा में गाड़ी ना लाएं, ताकि जल्द से जल्द क्या हो, जाम से छुटकारा। तो ये भी अनुरोध का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है। आत्मसातीकरण, सातीकरण का मतलब क्या। अच्छा, दूसरा हम डायमेंशन छोड़ दिए कि अनुपालन का शासन में क्या उपयोग है। अनुपालन का अगर हम देखें तो अनुपालन का प्रशासन में क्या ये उपयोग है। तो प्रशासन में उपयोग क्या है, आपदा के समय सेवा वितरण में उपयोग किया जा सकता है। प्रशासन अनुपालन का और कहाँ उपयोग किया जा सकता है, तो यातायात में किया जा सकता है। और कहाँ किया जा सकता है, तो हम जैसे कोविड जैसे महामारी हो वहाँ पे किया जा सकता है अनुपालन का। फिर कहाँ किया जा सकता है, जैसे टीकाकरण का काम है तो टीकाकरण का भी काम में किया जा सकता है, अनुपालन करवाया जा सकता है। ठीक है ना। फिर और कहाँ किया जा सकता है अनुपालन का प्रशासन में प्रयोग, तो आपदा में, यातायात, कोविड क्या, या महामारी लिख लो ना, महामारी में किया जा सकता है। ठीक है। किसी भीड़ क्या बोलते हैं, भीड़ के मॉब लिंचिंग जिसको बोलते हैं, मॉब लिंचिंग से बचने के लिए। ठीक है ना। तो भीड़ हत्या से बचने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। भीड़ हत्या या भगदड़ मचने में भी इसको यूज किया जा सकता है। ठीक है ना। तो ये इस तरह प्रशासन में भी उपयोग बता सकते हैं अनुपालन का, सोचना है उसमें। ठीक। दूसरा हमने कहा कि आत्मसातीकरण का मतलब क्या, कोई व्यक्ति है, इसमें प्रक्रिया ही होगा। तो कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति के अन्य कैसा व्यक्ति हो, अन्य व्यक्ति कैसा हो, प्रभावशाली हो। ठीक है। प्रभावशाली व्यक्ति के संपर्क में आकर क्या करता है, अपना व्यवहार चेंज कर देता है, अपना व्यवहार बदल देता है। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना कि देखो इसकी बात आत्मसातीकरण का, जब कोई व्यक्ति किसी अन्य प्रभावशाली व्यक्ति या संगठन के प्रभाव में आकर, व्यक्ति हो या संगठन के प्रभाव में आकर अपना जो परंपरागत व्यवहार है, दृष्टिकोण है, मनोवृत्ति है, उसको बदल देता है और उस विशिष्ट व्यक्ति या संगठन के मूल्यों को और जीवन शैली, विचार शैली को पूर्णतः सहमत हो जाता है, अर्थात अपने निजी और सार्वजनिक व्यवहार में उसे अपनाता है, आत्मसातीकरण करता है। कहने का मतलब है कि किसी दूसरे के, बड़े सिंपल वे में बोले, आत्मसातीकरण आप लोग समझ भी रहे होंगे, एग्जाम्पल भी देंगे तो और समझ में आ जाएगा कि आत्मसातीकरण का मतलब क्या, कि किसी दूसरे के व्यक्ति का, प्रभावशाली व्यक्ति या संगठन हो, उनके प्रभाव में आके उनके मूल्यों को अपना लेना, जीवन शैली अपना लेना। ठीक है। विचार शैली अपना लेना और अपना मूल्य और जीवन शैली को छोड़ के इनके मूल्य और विचार शैली को अपना लेना, ये है आत्मसातीकरण। दूसरे की प्रभावशाली व्यक्ति का या संगठन का, जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे तो समझ में आएगा। इसमें एग्जाम्पल दिया है कि नहीं दिया है, अब बताते हैं एग्जाम्पल में स्वामी विवेकानंद की बात करें, या इनका नाम था नरेंद्र। ठीक है। नरेंद्र नाथ किसके संगत में आए थे, परमहंस के संपर्क में आए थे और आकर नरेंद्र नाथ या स्वामी विवेकानंद थे, वो पूरे जीवन का परमहंस के गुणों को, मूल्यों को क्या कर लिया था, आत्मसातीकरण कर लिया था। ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, एग्जाम्पल में एक और ले सकते हैं कि विनोबा भावे महात्मा गांधी के साथ रहते थे या प्रभावित थे और उनके मूल्यों को क्या कर लिया था, मूल्यों को, विचारों को ग्रहण कर लिया था, आत्मसात कर लिया था। तो हम नरेंद्र की बात करें, चाहे दूसरा बात करें विनोबा भावे की बात करें तब भी हो सकता है, या हम क्रॉस सोसाइटी की बात करें, क्रॉस सोसाइटी जो हेल्प करती है क्रिश्चियन में, ये मदर टेरेसा प्रभावित होके
इससे कर रही थी। तो ये सारे एग्जाम्पल आत्मसात किए थे तो एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरे का आप देखो अनुरूपता बोलते हैं उसके बाद बीच में रुक जाते हैं, सॉरी। अनुरूपता, कन्फर्मिटी, कन्फर्मिटी की बात करें तो है क्या अनुरूपता। देखो नाम से ही पता चल जाता है अनुरूपता कि मान लो कि एग्जाम्पल समझा रहे हैं कि ये कोई समूह है, ठीक है, ये समूह है और इस समूह के अनुसार इसका व्यवहार, कुछ समूह का क्या होगा, अपना व्यवहार होगा, ठीक है, अपना क्या होगा, विश्वास होगा, विश्वास होगा, ठीक है, या इनका अवधारणा होगा। इस समूह को कोई भी ज्वाइन कर लेगा, कोई ज्वाइन कर लेगा, मान लो एक्स ज्वाइन कर लिया, इस समूह को एक्स ज्वाइन कर लेगा तो इसकी अनुरूपता होगा, अनुरूपता होगा मतलब कन्फर्मिटी होगा, इसी की तरह व्यवहार करने लगेगा, इसी की तरह विश्वास रखेगा, ठीक है ना, इसी तरह सोच कर रखेगा, इसी तरह का विचारधारा रखेगा, एक्स रखेगा। अगर नहीं रखा तो फिर ये उसमें शामिल ही नहीं होगा, इसको बाहर निकाल फेंका जाएगा, ठीक है। अनुरूपता का मतलब क्या कि अर्थात हम सीधी बात करें कि व्यक्ति का जो व्यवहार है, व्यवहार और विश्वास, विश्वास इसको जो समूह होता है, समूह के व्यवहार और विश्वास के प्रति क्या लाना पड़ेगा, विश्वास के अनुरूप लाना पड़ेगा। सीख, यही अनुरूपता है कि हमने कहा कि ये कोई समूह है, ठीक है, ए समूह है और ए समूह में कोई एक्स शामिल होना चाह रहा है, तो एक्स की मान लो कि व्यवहार कुछ और हो और व्यवहार कुछ, इसका मान लो कि इसका व्यवहार कुछ और हो और इसका क्या विश्वास कुछ और हो, ठीक है, इसका व्यवहार कुछ और हो और इसका विश्वास कुछ और हो। इस ग्रुप में जब भी रहना है ना, ग्रुप में रहना है तो इसको यही व्यवहार और विश्वास अपनाना पड़ेगा, तो परिवर्तन हो सकता है ना, सामाजिक प्रभाव पड़ता है। जब ये आएगा इस ग्रुप में रहने लगेगा तो होगा, जैसे कि व्यक्ति का व्यवहार और विश्वास समूह के व्यवहार और विश्वास के अनुरूप हो जाए, इसी को हम क्या कहते हैं, अनुरूपता कहते हैं। व्यक्ति का व्यवहार और विश्वास समूह के व्यवहार और विश्वास के अनुरूप हो जाए उसको अनुरूपता बोलते हैं, ठीक है ना। ये बात सिर्फ साधारण से समझ सकते हैं इस बात को। अगर मान लो कि इस व्यक्ति का विचार और समूह के विचार से, विश्वास से मेल नहीं होगा तो फिर द्वंद्व होगा, संघर्ष होगा, दुविधा होगा, ठीक है ना, दुविधा होगा, द्वंद्व होगा, संघर्ष होगा। इससे बचने के लिए व्यक्ति क्या करेगा, अपना जो व्यवहार होगा, विश्वास होगा, उसको छोड़ के समूह के व्यवहार और विश्वास को अपना लेगा जब भी द्वंद्व होगा, क्योंकि खटास आ जाएगी जब भी व्यक्ति और समूह के व्यवहार और विश्वास में अंतर होगा तो, ठीक है। अनुरूप लाने के लिए अपनी व्यवहार को चेंज कर देगा उसके अनुरूप, तो अनुरूपता बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहीं पे हम लोग पढ़ लें कि ये अनुरूपता का प्रशासन में क्या, या समाज में अनुरूपता का समाज में या प्रशासन में क्या लाभ है, समाज या प्रशासन में। तो प्रशासन में देख लेते हैं, समाज भी वैसे ही है। तो देखो सामाजिक संगठन अगर बनाना है ना, सोशल ऑर्गेनाइजेशन बनाना है तो इसमें अनुरूपता होना चाहिए। कोई भी संगठन बनाना है तो उसमें अनुरूपता होना चाहिए, क्योंकि संगठन का और व्यक्ति के व्यवहार में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, विश्वास में डिफरेंस नहीं होना, नहीं तो द्वंद्व होगा, वो संगठन टिक नहीं पाएगा। तो संगठन बनाने में अनुरूपता का बड़ा इंपॉर्टेंट है। और संगठन का कोई लक्ष्य होगा, उस लक्ष्य को प्राप्ति करने में कब हुआ होगा, जब एक ही व्यवहार, एक ही जैसा व्यवहार हो, एक ही तरह से विचारधारा रखे हो, तो लक्ष्य प्राप्ति कर सकता है, लक्ष्य की प्राप्ति करने में भी मदद कर सकता है। अगर कोई सामाजिक कोई मामला है, सामाजिक मामला है, उन मामलों के निपटारे में क्या कर सकता है, मदद कर सकता है, ठीक है ना। सामाजिक मामले को निपटारे में अनुरूपता क्या कर सकता है, मदद कर सकता है। फिर परिस्थितियों के अनुसार परस्पर सहयोग करते हुए कार्य करने में सहायक हो सकता है, ठीक है। ये क्या करेंगे, सहयोग करेंगे, एक दूसरे को सहयोग करते हुए क्या करेंगे, कार्य करने में या दक्षता बढ़ाने में सहायक होंगे अनुरूपता में। सामाजिक समरसता लाने में हेल्पफुल होगा अनुरूपता। अब इस बातों को सोचना है, पॉज करना कि क्यों बोल रहे हैं, इसके पीछे तर्क है। नहीं समझ में आएगा तो डीकेडी में तो करेंगे ही तर्क, ठीक है, या पूछ भी सकते हैं। तो ये बात समझ लेना, अगर नहीं समझ में आए तो फिर भी पीछे कुछ ना कुछ जरूर, उदाहरण स्वरूप ये तो अनुरूपता की बात नहीं होती है, ये कहाँ पे आ जाएगी आपके आत्मसातीकरण का, ठीक है ना, नरेंद्र की।
ठीक है, आत्मसात्मीकरण का उदाहरण है। प्रशासन में लाभ क्या है? संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति में अनुरूपता उपयोगी है, सामाजिक मानकों के निर्माण में अनुरूपता उपयोगी है, परिस्थितियों के अनुसार ढलने में सहायक है, सामाजिक समरसता को बढ़ाने देने में उपयोगी है। ये अनुरूपता का लाभ है। और अनुरूपता के दो लाभ हो सकते हैं, समाज में और प्रशासन में। इन पॉइंटों पे सोचना क्यों ऐसा बोल रहे हैं, जब क्यों बोल रहे हैं ऐसा, जब ये बात समझ में आ जाएगा ना तो याद करने की जरूरत नहीं आएगी। बस ये जो ए से लेके डी तक बोला गया 4 बात लाभ, वो सोचना। नेक्स्ट है रिएक्टेंस या प्रतिरोधिता। प्रतिरोधिता का मतलब क्या? ठीक है, इसी को प्रतिरोधिता भी बोलते हैं या आज्ञाकारिता भी बोलते हैं। ध्यान रखना, आज्ञाकारिता जब किसी व्यक्ति विशेष विचार या वस्तु को ग्रहण करने के लिए व्यक्ति पर दबाव डाला जाता है, आज्ञाकारी, तो उसे फिर उसमें प्रतिरोधिता का जन्म होता है। सॉरी, यहाँ पे हमने गलत बोल दिया था, आज्ञाकारिता बोल दिया था, ये ध्यान रखना। आज्ञाकारिता नहीं, प्रतिरोधिता मतलब एक विरोध करना, रिएक्टेंस। हम बोले भी लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं रहा है अभी, शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस वाला। देखो प्रतिरोधिता में क्या कि अगर कोई व्यक्ति विशेष विचार या वस्तु को ग्रहण करने के लिए क्या करता है, दबाव डालेगा, तो फिर उसमें प्रतिरोधिता का जन्म होगा। जैसे कि बार बार बच्चे को बोला जाता है कि बच्चों पर दबाव न डालो, ठीक है, पढ़ाई करो जबरदस्ती, तो वो क्या करेगा, किताब लेके खोलेगा और बैठा रहेगा और काल्पनिक सोच रहेगा, उस पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। क्यों? बार बार दबाव डालोगे ना तो उसका मन उचट जाएगा, प्रतिरोधी हो जाएगा, नहीं पढ़ेंगे, जाओ क्या करोगे, ठीक है। तो ऐसे ही होगा। रिएक्टेंस होता है कि जब भी किसी पे विचार थोपा जाता है या वस्तु ग्रहण करने के लिए दबाव डाला जाता है तो उसमें प्रतिरोधिता की भावना जन्म होती है। एक क्या है, आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता का मतलब क्या कि कोई प्राधिकारी व्यक्ति या कोई अधिकारी व्यक्ति अपने अधीनस्थ को क्या करता है, आज्ञा देता है, अर्थात वो आज्ञा जो देगा कि ये करना है तो वही करना है। अगर उसके खिलाफ गए तो आपको दंड मिलेगा, दंड हो सकता है, ठीक है ना। तो आज्ञाकारिता का मतलब क्या है? आज्ञाकारिता का मतलब इसमें व्यक्ति क्या करेगा, जो भी प्राधिकार युक्त व्यक्ति होगा उसके प्रभाव में आकर उसके आज्ञा के अनुसार कार्य करता है या अधिकारी के अनुसार, आज्ञा के अनुसार कार्य करता है। हमने अधिकारी को ले लिया, लेकिन कोई व्यक्ति हो, प्रभावशाली व्यक्ति हो, उसके प्रभाव में आके उसके आज्ञा का क्या करता है, पालन करता है। आज्ञा, जैसे गुरुजन भी हो सकते हैं, आज्ञा का पालन करता है, वो आज्ञाकारिता कहलाता है, ठीक है। अगर आज्ञा का उल्लंघन करेंगे तो दंड भी मिलता है। तो इसका प्रशासन में भी लाभ हो सकता है, प्रशासन में आदेश पालन का लाभ हो सकता है। क्या है? पहला कि प्रशासन में अनुशासन बढ़ा रहेगा, डिसिप्लिन रहेगा कि आज्ञा पालन करना है आपको, निर्णय लेने में आसानी होता है। विशेष रूप से अधीनस्थ अधिकारियों में कर्तव्य निष्ठता, सत्यनिष्ठता, ईमानदारी आधारित व्यवहार करने हेतु प्रेरित करता है। तो ये सत्यनिष्ठता, कर्तव्य निष्ठता, ईमानदारी अगर को क्या करता है, प्रभावित करता है। विकट परिस्थितियों में एकजुट होकर कठिनाई या चुनौतियों का सामना करने में मदद करेगा, भीड़ प्रबंधन में मदद करेगा, कानून और व्यवस्था को बनाए रखने में मदद करेगा, कर्मचारियों पर नियोक्ता या मालिक के प्रभाव को सुनिश्चित करता है, प्रशासन पर राजनीतिक प्रभाव को बनाए रखने में सहायक होता है। इन सारे पॉइंट पे बैठ के 5 मिनट सोचना है कि आखिर ऐसा क्या, भीड़ प्रबंधन में आदेश पालन कैसे मदद करता है, कानून और व्यवस्था बनाए रखने में आदेश पालन कैसे मदद करता है, आज्ञाकारिता कैसे मदद करता है। ये बैठ के सोचना है। जब सोचोगे ना तो क्राइटेरिया खुलेगा तो कभी याद नहीं करना होगा। बस यहाँ पे बैठ के 5 मिनट मंथन करना, जिसको नहीं आएगा वो हमसे पूछ लेगा स्पेशली, ठीक है। तो प्रशासनिक संदर्भ में देखा जाए तो सामाजिक प्रभाव की प्रासंगिकता क्या है? सामाजिक प्रभाव में सुशासन के संदर्भ में प्रासंगिकता है। सुशासन लाना है तो सामाजिक प्रभाव क्या है, प्रासंगिक है। अब इस बात को भी डीकेडी करना है या कैसे सुशासन लाया जा सकता है, यहाँ पे तो बहुत कम दिया गया है। सुशासन कैसे लाया जा सकता है? दूसरा है परसुएशन, या दूसरा टॉपिक है परसुएशन, या इसी को बोलते हैं अनुनय या समझाना बुझाना, मनाना, राजी करना इत्यादि के नाम से जाना जाता है। धारणा के नाम से भी कई जगह लिखा जाता है। तो परसुएशन इंग्लिश में याद रखना, परसुएशन होता क्या है इसको समझते हैं। अब इसको समझने से पहले हम ब्रीफ कर देते हैं जो हम लोग पढ़े हैं एक जगह ब्रीफ करने का मतलब कि सामाजिक प्रभाव जो पढ़े हैं उसको देख लेते हैं। सामाजिक प्रभाव है क्या एक्चुअली में? तो सामाजिक प्रभाव को देखने के लिए हमने कहा कि ये क्या है, एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से
जिसके माध्यम से व्यक्ति का क्या करेंगे, व्यक्ति का विचार, धारणा, विश्वास मतलब संज्ञानात्मक पक्ष, ये जानते ही हैं। पसंद नापसंद का भाव, जानते ही हैं, भावनात्मक पक्ष। और कार्य करने की तत्परता, इन तीनों को दूसरे के उपस्थिति एवं व्यवहार से प्रभावित किया जाता है। तो देखो, सामाजिक प्रभाव एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति का विचार, धारणा, विश्वास, पसंद नापसंद, कार्य करने की तत्परता दूसरे की उपस्थिति एवं व्यवहार से प्रभावित किया जाता है। यह है सामाजिक प्रभाव। फिर से सुनो, सामाजिक प्रभाव एक प्रक्रिया है जिसके आधार पे किसी व्यक्ति का विचार, धारणा, विश्वास, पसंद नापसंद का भाव, कार्य करने की तत्परता दूसरे की उपस्थिति एवं व्यवहार से प्रभावित किया जाता है। ठीक है। और ये कितने प्रकार का होता है? तो ये हमने बताया, सामाजिक प्रकार कितने होते हैं? तो ये हमने 4 प्रकार का पढ़ा। 4 प्रकार का क्या? तो एक पढ़ा अनुपालन। इसमें हम क्या कर लेंगे? आग्रह करते हैं, ठीक है ना, आह्वान करते हैं। एग्जाम्पल, एलपीजी सब्सिडी अनुपालन हो गया। दूसरा क्या? आत्मसातीकरण। इसमें क्या करते हैं? किसी व्यक्ति हो या संगठन का पूरी की पूरी जीवन शैली अपना लेते हैं। जीवन शैली क्या कर लेते हैं? अपना लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसमें? हमने बताया नरेंद्र और विनोबा भावे। ठीक है। तीसरा क्या बताया इसमें? तीसरा हमारा था कि अनुरूपता में क्या? तो दबाव समूह के अनुरूप कार्य करना। अनुरूपता ये होता है, दबाव समूह के अनुरूप कार्य करना। जैसे आप बजरंग दल में हो, एग्जाम्पल नहीं लिखना इसको, बजरंग दल में हो, भले आप चाहे जो भी हो, आप बहुत स्वतंत्रता पसंद भी करते होगे, लेकिन बजरंग दल के अकॉर्डिंग आपको लव स्क्वाड अगर कहीं है तो वहाँ पे जाके आप उनमें हस्तक्षेप करोगे। अगर बजरंग दल में रहना है तो आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं। ठीक है ना। तो ये ऐसे एक बात बोल रहे हैं, एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हैं इस पर। ठीक है। आज्ञाकारिता में क्या? कि हम आदेश के माध्यम से पालन करते हैं, कोई भी आदेश के माध्यम से पालन करते हैं। ठीक है। एक होता है इसमें रिएक्टेंट, हमने छोड़ दिया, प्रतिरोधकता। रिएक्टेंट, जब भी कोई किसी के ऊपर अपना व्यवहार और विचार थोपते हैं तो उसके अंदर प्रतिरोध की भावना उत्पन्न हो जाती है। तो ये प्रकार 5 प्रकार के हो सकते हैं या 4 प्रकार के भी आप लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारा सामाजिक प्रभाव होगा। अब हम परसुएशन पे आते हैं। अब इस अनुनय या समझाना बुझाना को बड़े आसान से देखते हो कि अपने घर में किसी मेंबर को समझाते हो कि बेटा पढ़ लो, या अपने घर पे बच्चे होंगे, बेटा पढ़ लोगे तो आगे लाइफ अच्छी होगी, क्या होगा, फलाना होगा, ठिकाना होगा, ये आप समझाते हो, परसुएशन करते हो, उस बच्चे के अंदर परसुएशन करते हो। तो लिखना कैसे है परसुएशन को, वो हम बता देते हैं। देखो कि इसमें कहते हैं कि अनुनय क्या है? एक प्रक्रिया है। ठीक है ना। इसके माध्यम से दूसरे को क्या करते हैं? दूसरे के विचार जो है, विचार, पसंद, ठीक है, कार्यप्रणाली को तर्क के माध्यम से, तथ्य के माध्यम से, ठीक है, तथ्य के माध्यम से, संदेश के माध्यम से, ठीक है, कुछ विशेष मूल्यों को अपनाने के लिए
अपनाने के लिए राजी किया जाता है। देखो, अनुनय क्या है? एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से दूसरे के विचार, पसंद, कार्य प्रणाली को तर्क, तथ्य और संदेश के माध्यम से कुछ विशेष मूल्यों को अपनाने के लिए राजी किया जाता है। अर्थात हम कहें कि ये अभिवृत्ति परिवर्तन करने का एक साधन है। ठीक है ना? और अभिवृत्ति परिवर्तन कैसे करेंगे? तर्क से, तथ्य से, संदेश के माध्यम से, और उसके जो मूल्य हैं, कुछ मूल्य को अपनाने के लिए बोलेंगे। ठीक है, राजी किया जाएगा। यही परसुएशन है, यही क्या है? अनुनय है, अनुनय विनय कहा जाता है। ठीक है, इसमें और भी बात देखो, अगर मान लो इसमें क्या हो जाएगा, अनुनय में ये किया जाएगा, दंड का भय दिखाया जाएगा, दंड, भय, ठीक है, चेतावनी, ठीक है, खुशहाली के सपना, खुशहाली की सपना, ठीक है, दिखाकर, ठीक है ना, जो हम चीज करवाना चाहते हैं, कर्तव्य या दिखाकर कर्तव्य बोध कराया जाता है। यही बोलते, कर्तव्य बोध कराया जाता है। अर्थात अनुनय के माध्यम से हम जो नेगेटिव है ना, नेगेटिव अभिवृत्ति, नकारात्मक अभिवृत्ति, उस अभिवृत्ति को बदल सकते हैं। किससे? दंड का भय दिखाके, दंड दिखाके, भय दिखाके, चेतावनी देके, खुशहाली के सपना दिखाकर उसको कर्तव्य बोध कराएंगे कि भाई ऐसा मत कर। ठीक है ना, कर्तव्य बोध कराएंगे और फिर वो बंदा क्या हो जाएगा, धीरे धीरे अपने अभिवृत्ति में परिवर्तन लाएगा। ठीक, तो ये बात समझ में आ रहा है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देते हैं, एग्जाम्पल में कि पोलियो है, उसके उन्मूलन के लिए अनुनय का सहारा लिया गया था। ठीक है, इसमें लोगों की मानसिकता क्या हुई, अनुनय के माध्यम से इनकी मानसिकता लोगों की बढ़ी, मानसिकता क्या हुआ, मानसिकता बदल गई, तो वो जन भागीदारी क्या हो गई, बढ़ गई, जन भागीदारी बढ़ गई। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, पोलियो भारत से खत्म हो गया। अनुनय किया गया, लोगों को समझाया गया। ठीक है, समझाया गया कि भाई ये ऐसा करो, 2 बूंद जिंदगी का, ठीक है ना, चेतावनी दिया गया, खुशहाली का सपना दिखाया गया, अनुनय किया गया, तो मानसिकता बदला तो जन भागीदारी बढ़ी और पोलियो क्या हो गया, भारत से उन्मूलन हो गया। ठीक है ना, ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं इस तरह के एग्जाम्पल। अब विभिन्न आयाम को देखा जाए, इससे पहले हम लोग क्या क्या बातें इसमें डिफाइन करता है, इस चीज को देख लेते हैं। अनुनय या समझाना बुझाना या परसुएशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, इस बात को देखना हो। परसुएशन डिपेंड करता है कि कैसे समझा रहा है। नहीं, पहले ये देखो कौन समझा रहा है, कौन समझा रहा है, मतलब कि भाई प्रभावशाली व्यक्ति समझा रहा है, सफल व्यक्ति समझा रहा है, रोल मॉडल समझा रहा है, ठीक है, प्राधिकार युक्त या अधिकारी समझा रहे हैं, प्राधिकार युक्त समझा रहा है। ये अगर समझाएंगे ना तो इसका इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा, रेदर देन कि जो अपने जीवन में मान लो कि सत्य का पालन नहीं करता, झूठ खुद बोलता है और दूसरे को समझाए कि सत्य बोला करो, तो वो नहीं मान सकता ना। लेकिन वहीं अगर गांधी जी आके बोलने लगे कि सत्य का पालन करना चाहिए, तो सब लोग समझ, इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो अपने पर्सनल जीवन में भी सत्य को मानते थे। तो कौन समझा रहा है, ये बात पे भी डिपेंड करता है परसुएशन। दूसरा है कि किसे समझाया जा रहा है, भाई अगर बच्चे को समझाओगे तो बड़े आराम से समझ जाएंगे, लेकिन वही बूढ़े को समझाओ, कभी जाके समझाओ, बूढ़े लोगों को समझ में आता है, वो बूढ़े लोग मना कर देंगे सीधे। किसे समझाया जा रहा है, परसुएशन डिपेंड करता है, ग्रामीण को समझाया जा रहा है कि शहरी को समझाया जा रहा है, बूढ़े को समझाया जा रहा है, मेल या फीमेल को समझाया जा रहा है, किसे समझाया जा रहा है, इस पे भी डिपेंड करता है। बच्चे ज़्यादा जल्दी समझ जाएंगे, परसुएट हो जाएंगे रेदर देन बूढ़े लोगों।
कभी भी देखना इसको समझा के, ठीक है। तीसरी बात है किस तरीके से समझाया जा रहा है। तीसरा बात है कि किस तरीके से समझाया जा रहा है। किस तरीके से समझाया जा रहा है मतलब मीडिया के द्वारा, मीडिया में प्रिंट मीडिया की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है, सोशल मीडिया, किसके द्वारा समझाया जा रहा है, किस तरीके से, या प्रत्यक्ष रूप से समझाया जा रहा है, किस माध्यम से समझाया जा रहा है, इसका भी फर्क पड़ता है। फिर सूचना का भी फर्क पड़ता है। सूचना कैसा होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना सूचना कैसा होना चाहिए, जो भी सूचना देने वाला या सूचना होना चाहिए वो आकर्षक होना चाहिए। अगर किसी को आकर्षक सूचना दो तो आंखें खुल जाती है। दूसरी बात कैसी होनी चाहिए, सुग्राही होना चाहिए, अच्छे से वो उसको आत्मसात कर सके, ठीक है ना। और सूचना में क्या होना चाहिए, अस्पष्टता होना चाहिए। जब भी सूचना दे तो आकर्षक होना चाहिए, सुग्राही होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए। तो इस आधार पे हमें परसुएशन डिपेंड करता है, परसुएशन कौन समझा रहा है, किसे समझाया जा रहा है और समझाने का माध्यम क्या है, ठीक है। और सूचना हमेशा कैसा होना चाहिए, आकर्षक और सुग्राही और स्पष्ट होना चाहिए। यही बात परसुएशन पे डिपेंड कर रहा है। इसको डिटेल में एक्सप्लेनेशन अगर देखना हो तो देख सकते हैं कैसे समझाना, संदेश के माध्यम से, सूत्रक के माध्यम से समझाने के उपाय क्या होगा, समाचार, रेडियो, टीवी, विज्ञापन, अपील, ये ऐसे लिखा गया है, हमने जो बोला है उस तरीके से भी आप देख सकते हो। करते क्या है इसमें, दंड का भय दिखाते हैं, खुशहाली का सपना दिखाते हैं, जागरूकता पैदा करते हैं। क्यों समझाना होता है, क्योंकि अभिवृत्ति में सकारात्मक परिवर्तन लाना है, सकारात्मक अभिवृत्ति का प्रसार करना है, समझाने के लिए। फिर परसुएशन के 3 महत्वपूर्ण तत्व समझाने के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो पहली बात है कि पर्याप्त सूचना होना चाहिए, सुग्राह्यता होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, भावनात्मक अपील होना चाहिए, संदेश लक्षित वर्ग के अनुरूप हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होना चाहिए। जब भी परसुएशन करना है तो पहली बात है कि पर्याप्त सूचना होना चाहिए, सुग्राह्य होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, भावनात्मक अपील करने वाला सूचना होना चाहिए, संदेश जो लक्षित वर्गों के अनुरूप होना चाहिए, जिसको टारगेट किया हो। जैसे पोलियो वाला है, ग्रामीण क्षेत्र में बाल विवाह से रोकना है तो इसकी बात एग्जाम्पल कर सकते हैं, ठीक है। समझाने वाला व्यक्ति प्रभावशाली होना चाहिए, स्रोत कैसा हो चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए। तो कौन समझा रहा है मतलब कैसा हो रहा है, कौन समझा रहा है मतलब प्रभावशाली हो, समझाने वाला व्यक्ति कैसा होना चाहिए, ये दूसरी क्राइटेरिया है कि प्रभावशाली होना चाहिए। स्रोत कैसा होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसके कथनी करने में अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक है। यही कारण है कि भारत सरकार कई मंत्रालय संबंधित क्षेत्रों में जागरूकता पैदा करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े प्रभावपूर्ण व्यक्ति को नियुक्त करता है। तो किसी को जागरूकता फैलाना है तो प्रभावशाली व्यक्ति को क्या करता है, ब्रांड एम्बेसडर बनाता है, ठीक है। तार्किक या भावनात्मक दोनों हो, तार्किक रूप से भी सही हो और भावनात्मक रूप से भी सही हो, ठीक है ना। तो ये भी चीज होना चाहिए परसुएशन करने के में। जैसे सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, बाल गंगाधर तिलक, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान, मोहन दास करमचंद गांधी, अंग्रेजों भारत छोड़ो जैसे में तार्किकता भी थी और भावनात्मक दोनों स्तर पे इन्वॉल्व था। इसमें हमेशा देखना भावनात्मक भी था और तार्किक भी था, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे एक की बात बताते हैं कि अंग्रेजों को भारत छोड़वाना था, तार्किक था। भावनात्मक में थे, भावनात्मक रूप से क्या था, अंग्रेजों भारत छोड़ो मतलब इतने पीड़ित हो गए थे कि सब इससे, इस कोटेशन से प्रभावित हुए, पीड़ित थे कि अंग्रेजों भारत छोड़ो तो मतलब उस पीड़ा से राहत मिलता, तो उनके मनोभाव को समझ रहे थे, इसलिए अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था। तो ये नारा में झलकता है कि तार्किक भी था या भावनात्मक हो सकता है या दोनों हो सकता है, ठीक है ना, ठीक है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये भावनात्मक है, ठीक। धारणा के 2 पक्ष हैं, बाह्य पक्ष, स्रोत के विश्वसनीयता कैसा होना चाहिए, अच्छा तर्क के माध्यम से समझाना चाहिए। आंतरिक पक्ष, रिसीवर व्यक्ति का विश्वास कैसा हो, सहज रूप से विश्वास करने में तत्परता हो। मतलब इतने चीजों को हमें देखने का कोई मतलब नहीं है। समस्या क्या है, पहली बात, जब अनुनय के द्वारा स्थापित परंपरागत विश्वासों और मूल्यों के विपरीत कोई तर्क दिया जाता है तब समस्या हमें उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि परंपरा के खिलाफ कोई नहीं सुनना चाहता है। भले वो परंपरा का मूल्य हो, वो हमारे प्रगतिशील मूल्यों पर प्रहार कर रहा हो, तब भी और कोई सुनना नहीं चाहता। तो परसुएशन में यहाँ प्रॉब्लम आ जाता है। जब व्यक्ति को ऐसा प्रतीत होता है कि सामने वाला पक्ष अपने हितों की पूर्ति के लिए अनुनय करने का सहारा ले रहा है, मतलब अपने हित के लिए कोई अनुनय का सहारा लेता है, तब समस्या पैदा हो सकता है। जब व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता खो देने का भय बना रहता है, तब वो अनुनय नहीं मानता है कि हम बच जाएंगे, ठीक है ना।
प्रशासनिक संदर्भ में अनुनय की क्या क्या उपयोगिता होता है, इसको सोचना है, डीकेडी करना है इस बात पे। सरकारी योजनाओं को समय के अनुसार प्रभावपूर्ण क्रियान्वयन करने में, जन जागरूकता फैलाने में, सहभागिता बढ़ाने में अनुनय का बहुत बढ़िया रोल हो सकता है। आंतरिक सुरक्षा में भी अनुनय का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। एग्जाम्पल देखेंगे, पर्यावरण डीकेडी में देखेंगे, पर्यावरण के संरक्षण हेतु अनुनय बहुत अच्छा हो सकता है। संसाधनों का अंधाधुंध दोहन को रोकने के लिए अनुनय का सहारा लिया जा सकता है। आर्थिक संदर्भ में भ्रष्टाचार वगैरह को हटाने के लिए अनुनय का सहारा लिया जा सकता है। सामाजिक कुरीतियां हैं उसको दूर करने में अनुनय का सहारा लिया जा सकता है। तीव्र जनसंख्या प्रसार रोकने में भी अनुनय का सहारा लिया जा सकता है। ये टाइप है अनुनय का उपयोगिता किसमें, प्रशासनिक संदर्भ में। ठीक है, अभिवृद्धि की प्रशासन एवं कुशल संचालन में उपयोगिता। अभिवृद्धि की प्रशासन एवं कुशल संचालन में क्या उपयोगिता है, तो ये देख लेते हैं कि अभिवृद्धि व्यक्ति के विचार, विश्वास, मूल्य एवं उपलब्धि से संबंधित होता है। अभिवृद्धि किससे संबंधित होता है, विचार से, विश्वास से, मूल्य से, उपलब्धि से। सकारात्मक अभिवृद्धि सफलता की ऊंचाइयों को तय करती है और जीवन में सुख, संतुष्टि और उपलब्धि प्राप्त करने में सहायता करती है, सकारात्मक। ठीक है, यह प्रशासन एवं संचालन में निम्न रूप से सहायता कर सकती है। क्या, सकारात्मक अभिवृद्धि व्यक्ति को आशावादी बना देता है। आशावादी व्यक्तियों में साहस, जोखिम उठाने की संभावना अधिक होती है। ये लोग जीवन में सकारात्मक पक्ष पर अधिक ध्यान देते हैं, इसलिए यह प्रशासन और मानव प्रबंधन महत्वपूर्ण मानते हैं। दूसरा, अभिवृद्धि सामाजिक मूल्यों के दर्शन का माध्यम। कुशल प्रशासन धन और संचालन के लिए सामाजिक मूल्यों का निर्वहन आवश्यक है, जो व्यवहार के लिए विभिन्न पक्षों में प्रकट होती है। उदाहरण, ईमानदारी, निष्ठा, शिष्टाचार, कर्तव्य पालन, आदर, प्रतिबद्धता, उपलब्धि। ये आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा ना। डीकेडी कर लिए, इसके पहले भी हमें लग रहा है डीकेडी कर लेना ज़्यादा अच्छा। ठीक है, इसको हम डीकेडी में करके देखेंगे। जो नेक्स्ट लेक्चर है वो डीकेडी में है। जब तक डीकेडी नहीं करेंगे ना तो ये बातें समझ में नहीं आएंगी, क्या कहना चाह रहा है, क्या फीलिंग है। तो जब तक बेसिक से ना जाओगे, बेसिक से अंतरात्मा को धीरे धीरे ऊपर उठाओगे, फिर सोचोगे, यहाँ पे जाके मल्टीपल डायमेंशन सोचोगे, तभी होगा। तो नेक्स्ट डीकेडी आ रहा है, सेकंड यूनिट का पूरा डीकेडी होगा। जितना देर लगे डीकेडी का अलग होगा, वो आप लोग का सप्लीमेंट होगा ये चीज़ का। तो डीकेडी में ये बातें बता देंगे, डीकेडी में कैसे होगा, इस चीज़ पे फोकस रखेंगे। तो डीकेडी जो भी हम बताएंगे डीकेडी में, एक चीज़ ध्यान रखना, एक तो हम टॉपिक लेंगे कि अभिवृद्धि की प्रशासन और कुशल संचालन में, प्रशासन में क्या इंपॉर्टेंट है, अभिवृद्धि को उपयोगिता है, प्रासंगिकता क्या है, अभिवृद्धि क्यों इतना पीछे हम पड़े रहते हैं एटीट्यूड में, तो प्रशासन में देखेंगे। बाकी हम लोग डिस्कशन इसके टॉपिक वाइज करेंगे। सबसे पहले हम अभिवृद्धि के बारे में बताएंगे कि अभिवृद्धि क्या होता है, कितने टाइप का होता है, और उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, डीकेडी करेंगे पूरे ओपन करके हर एक चीज़ पे। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट आप लोग डीकेडी ही देखना सेकेंड, उसके बाद घोषित कर दिया जाएगा। फिर जब भी ऑनलाइन आएंगे तो आप लोग को टॉपिक वाइज पूछेंगे इसी में, क्योंकि ये बहुत सारगर्भित रूप से बताया है, पीछे रिवीजन कराया है और फिर आगे लेके गया है, फिर रिवीजन कराया है, फिर आगे लेके जाना। तो आपको ना चाहते हुए 3 या से 4 बार, अगर केवल हमारा कोरम पूरा करना होता तो हम बोल के निकल जाते। ठीक है ना, कहने का मतलब सीधा है कि आपको नंबर अच्छे दिलाने हैं। ठीक है ना, कोरम हमें नहीं पूरा करना। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।